नमस्कार, स्वागत है आपका केवाईसी में। और आज हम बातचीत करेंगे मैनकाइंड फार्मा के वाइस चेयरमैन और एमडी राजीव जुनेजा से, जो अपना आईपीओ लेकर स्टॉक मार्केट में है। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तेज उतार चढ़ाव के बीच बाजार एक बार फिर रिकवरी की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्शन। उम्मीद से बेहतर नेस्ले के पहली तिमाही के नतीजे। साल दर साल मुनाफा 25% बढ़ा और आय में भी 21% का उछाल। 5% की वॉल्यूम ग्रोथ भी अनुमान से ज्यादा बेहतर। यूनिकेम लैब डील के बाद इप्का का शेयर 10% टूटा। शेयर 3 साल के लोज पर। 1034 करोड़ के यूनिकेम लैब में 33.38% हिस्सा खरीदेगी कंपनी। बायोकॉन बायोलॉजिक्स में सीरम इंस्टीट्यूट निवेश करेगी दोगुना। 15 करोड़ का लोन इक्विटी में कन्वर्ट होगा। बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार ने कहा, डील में वैक्सीन का पूरा पोर्टफोलियो शामिल। 600 करोड़ डील के वैल्यूएशन। और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए नेचुरल गैस पर वैट घटाने के लिए राज्यों पर दबाव बनाएगी केंद्र सरकार। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन ने की सिफारिश। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। जल्दी से एक नजर मार्केट पर डाल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं राजीव जुनेजा जी के पास। तो मार्केट इस समय फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सीमित दायरे में 20-25 पॉइंट में निफ्टी और 100 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में कोई खास चेंज नहीं हुआ। 1.5:1 का रेशियो इसमें भी चल रहा है। मार्केट कोशिश कर रहा है रिकवरी की, लेकिन हो नहीं पा रही। हायर लेवल पे प्रेशर आ जाता है बिकने के लिए। तो ये है मार्केट की तस्वीर। चलिए अब बातचीत करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका जन्म मेरठ में हुआ और किसी ने सोचा कि हम एक काम करते हैं फार्मा सेक्टर में, और उन्होंने अपने को सेल्स से जोड़ा। काफी समय तक उसमें काम किया। फिर एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना इस बिजनेस को हम खुद ही करें, हम क्यों सेल्स की टीम के लिए काम करें। फिर 1995 के आसपास ये कंपनी शुरू की गई, बिल्कुल स्क्रैच से। और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी कि कुछ ही समय में उस कंपनी ने अपने कारोबार को काफी आगे बढ़ाया। मात्र 50 लाख से शुरू किया, फिर एक पहला माइलस्टोन 50 करोड़ का, फिर 2006 में 350 करोड़, और उसके बाद 2016 में 4000 करोड़, और 2022 में 8000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये कंपनी क्लॉक करती है। तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्क्रैच मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है मैनकाइंड फार्मा की स्टोरी। और इसके टीवी पे विज्ञापन आपने मैन फोर्स के तरह तरह के प्रोडक्ट के देखे होंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कंपनी सिर्फ इसी तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ केयर के काम में लगी हुई है, जिसके टीवी विज्ञापन आते हैं। लेकिन दरअसल ये सिर्फ 10% पोर्टफोलियो है। 90% कुछ और भी बिजनेस होता है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे राजीव जुनेजा जी से। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने जो इतनी बात आपकी बताई, इसमें कुछ करेक्शन हो तो कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। काम कर दिया है आपने, मेरा आधा काम कर दिया है जी। थैंक यू सो मच। तो अब ये जो मैंने आपकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई है कि ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ के साथ ये कंपनी कामकाज करते हुए आई, कंटिन्यू रहेगा सर ये? हाँ जी, यही ग्रोथ कंटिन्यू होगी? आपके बीच में आवाज कट गई। मैं कह रहा हूँ यही ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जो जर्नी आपने शुरू की है? क्यों नहीं स्टार्ट रहेगी। आई मीन एक्चुअली में ये जो कंपनी जिसके बारे में आपने इंट्रोड्यूस किया है, मैनकाइंड के बारे में, एक्चुअली में ये मेरे भाई ने स्टार्ट करी थी कंपनी, जो इस कंपनी के चेयरमैन है। और वो काम करते थे लुपिन लेबोरेटरीज में एज ए मेडिकल रैप एंड एज ए मैनेजर। और मैं काम करता था एक केमिस्ट की दुकान पर एज ए केमिस्ट 1 साल। तो एक दिन मैंने उनको बोला कि मुझे भी मेडिकल रैप बनना है, तो मैंने 9 साल उनके अंडर में काम किया एज ए मेडिकल रैप। और 95 में जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, और हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 50 लाख रुपए थे। और ऐसा मानते हैं कि जब आदमी के पास कम पैसे होते हैं तो दिमाग ज्यादा चलता है, और ज्यादा होते हैं तो कम चलता है। ऐसे कुछ हमारी कहानी है। तो हमें कुछ ऐसे फार्मूले की तलाश थी कि जिसके द्वारा हम लॉस ना करें, हमारी कंपनी राइज कर जाए, हम एक कंपनी बना पाए। और वो फार्मूला हमें मिला कि उस जमाने में ज्यादातर बड़ी फार्मा कंपनीज बड़े शहरों में काम करती थी, फोकस करती थी, छोटे शहरों में फोकस नहीं करती थी। सिंपल फिलॉसफी हमने स्टार्ट किया बॉटम अप, इसको आज बॉटम अप बोलते हैं। उस टाइम पर वो नीड दार थी, हमें लगा ये अपॉर्चुनिटी है, इस पे काम करें। और जैसे आप शहर में जाते हो वैसे शहर के हमने लोगों को चूज किया, बट उनको बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी।
ये खास बात रखी, उनको अच्छे इंसेंटिव्स दिए, और एक बड़ी खास बात है, इस कंपनी में कोई टारगेट्स ही नहीं है। तो जब ये बात सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि कैसे काम कर लेंगे लोग, बिकॉज उनके इंसेंटिव कमाल के, इसलिए वो काम करेंगे, क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं खूब सारा। और जैसे आपने उसकी जर्नी बताई, थोड़ा सा मैं उसको और इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। पहले साल में हमारी सेल्स थी 5 करोड़, और सेकंड ईयर में थी हमारी सेल्स 10 करोड़। तो उसके बाद एक थॉट था दिमाग में कि क्या हम जो एक साल में सेल करते हैं, क्या वो एक महीने में कर सकते हैं। उसके हिसाब से जर्नी को देखिए कि 1995 में 5 करोड़, 2000 में 50 करोड़, 2007 में 500 करोड़, 2018 में 5000 करोड़। दिस इज हाउ बेसिकली वी सी। ये हमारे कुछ चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, और डिफरेंट टाइम पर हमने डिफरेंट काम किए, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइम पर आपको अगर आगे बढ़ना है तो कंपनी को इवॉल्व करना पड़ता है। सिर्फ एक सक्सेसफुल फार्मूला आपके पास है, उसके ऊपर काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा मानना है कि हर एक सक्सेसफुल फार्मूले की एक एक्सपायरी डेट है, वो खत्म हो जाता है। सबको नया ढूंढना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। इसी तरह से हमने 2007 में कंज्यूमर डिवीजन को लॉन्च किया था। और क्यों किया था? क्योंकि हम 500 करोड़ की कंपनी बन गए थे, लेकिन आज भी लोग ये सोचते थे कि मैनकाइंड छोटी कंपनी है। और ऐसा आम होता है, जब आप एक छोटे शहर से आते हैं, यू कम फ्रॉम नोवेयर, और आप राइज करते हैं बहुत सारा, और आप मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं। राइज काम कर दिए, कॉम्बिनेशंस ले आए, सो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग। लोग बोलते थे कि आपकी दवाई सस्ती है, क्वालिटी नहीं होगी इसके अंदर, बिकॉज वी कट डाउन द प्राइसेस बाय 50%, 60%, 70%। बहुत प्राइस हमने कम कर दिए। तो ऐसा ही होता है, आम आदमी की धारणा क्या है कि जो सस्ती चीज होती है उसमें क्वालिटी शायद नहीं होती। नहीं राजीव, आपने एक बात कही कि जब पैसे कम होते दिमाग बहुत चलता है, जब पैसे आते कम। आई होप कि अभी आपके पास बहुत पैसे आजकल, दिमाग आपका अभी वैसा ही चल रहा होगा। बात रोज बोलते हैं अपने आप को, हाँ, कि अभी पैसे कम है, अभी बहुत पैसे कम है। खराब ना हो, हमेशा हम्बल रहें। हाँ, और इस बात के लिए जो मेरे बड़े भाई हैं वो बहुत ही हम्बल हैं, वो हमें ग्राउंडेड रखते हैं हमेशा, नहीं कि कभी पैसा हमारे सर पे ना छोड़े। एक्चुअली देखिए, नंबर्स पे चूंकि आप गाइडेंस दे नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा मैं डिटेलिंग उस पर नंबर्स में जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आपने ये बॉटम से अप्रोच लगाया और आपने ग्राउंड में जाके देखा कि आपके पास पुल फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, आपने पुश फैक्टर को लिया और डॉक्टर से सब्सक्राइब कराना शुरू किया कि आप ये दवा लिखें। तो आपका ये बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच था, क्योंकि दूसरे तरीके से जो कंपनियां वो दूसरे अप्रोच से जा रही थी, लेकिन आपने उस ग्राउंड पे जाके ये देखा। तो क्या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि डॉक्टर और जो स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल फिजिशियन चाहिए, जिससे कि मैं दवा आसानी से लिखवा सकूं और उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास वो दवा अवेलेबल हो। इस अप्रोच में प्राइसिंग डिसरप्शन जो आपने किया, आपने देखा कि वो थोक वाला जो है 100 रुपए की दवा रिटेल में 300 की बिकवा रहा है, राइट? यहां पे जाके आपने डिसरप्शन किया। डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिसरप्शन किए। पहली बार तो ये डिसरप्शन किया कि आप याद कीजिए 90s में एक डॉक्टर एक दवाई, एक पर्चे के ऊपर 8-10 दवाई लिखता था कि ये 3 बार खानी है, 2 बार खानी है, 3 बार खानी है। तो हम पहला डिसरप्शन क्या किया, हम लोग कॉम्बिनेशंस लेके आए बहुत सारे। वो जो अगर 4 गोली रोज एक बार में खानी है तो 2 गोली खा लीजिए। तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि वो पेशेंट के लिए कन्वीनियंट है, और हम उसमें प्राइस कम कर पाए। दूसरा डिसरप्शन क्या किया कि हमने मार्केट में एमआरपी को बहुत कम कर दिया, जिससे कि पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट हो जाए। ये डिसरप्शन किया। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिसरप्शन करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल कि आपसे बोलता हूं मैं, आपके घर पे दवाई रखी हुई है और आपने 6 महीने के बाद वो पत्ता खोला, आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि उसकी एक्सपायरी हो गई कि नहीं हो गई। क्या आप हर एक टैबलेट के ऊपर एक्सपायरी लिख सकते हैं? तो ये भी एक छोटा सा डिसरप्शन है कि इसमें कंज्यूमर का बहुत बेनिफिट होता है, एक्सपायरी नहीं होती। आपकी टैबलेट की साइज बहुत बड़ा है, आप साइज छोटा कर दीजिए। सिरप बहुत कड़वा है, उसको आप मीठा कर दीजिए। आपकी टैबलेट को सबलिंगुअल कर दीजिए। आपकी टैबलेट को फिल्म में कन्वर्ट कर दीजिए कि जबान पे रखें और वो इमीडिएटली ब्लड में चली जाए। ये भी एक डिसरप्शन है। सो जब हम R&D की बात करते हैं तो लोग ज्यादातर केस में ये सोचते हैं कि R&D जो है सिर्फ नए मॉलिक्यूल्स का इन्वेंशन करती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप पूरी कंपनी को एज ए होल समझे, बहुत स्ट्रांग मार्केटिंग के लिए फैक्ट्री की जरूरत होती है जो बहुत अच्छी क्वालिटी दे। हमारी 75% प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्रीज में होती है। तो उसमें एडवांटेज क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को आप 15-20% देते हैं, वो नहीं देते। आप कस्टमर को पास ऑन भी करते हैं, आप प्रॉफिट भी कमा लेते हैं और क्वालिटी भी रखते हैं।
और आपको टाइम एंड अगेन अगर इवॉल्व करना है तो R&D के द्वारा आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन लाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के अंदर। कभी वो टेस्ट में, कभी वो साइज में, कभी वो पैकेजिंग में, कभी कोई नए मॉलिक्यूल के हिसाब से डिफरेंट टाइप। राजीव, मुझे एक चीज समझाइए, R&D। चूंकि आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं और बात करने में आपसे इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। जनरली जो डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो उससे दवा लिखवा लेना, सब्सक्रिप्शन करवा लेना बड़ा टफ काम होता है, राइट? वो बड़े बड़े ब्रांड वाले खड़े हुए हैं साहब, ये फलाने, ये यूएस की, ये अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। उसके बीच में एक मैनकाइंड जाता है और वो कहता है कि साहब मेरी दवा देखिए बहुत ही बढ़िया है और उसके आधे या 1/4 प्राइसेस पे है। डॉक्टर को कैसे कन्विंस करते हैं आप लोग? ये किया होगा जब उस समय। आप ना इसको अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आपको डीप में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये फोन बेच रहा हूँ और मैं बोलता हूँ ये एप्पल का फोन है, इसमें ये वाला ऐप है, ये क्वालिटी है, ये वाली चीजें हैं। मेरी नॉलेज आपसे ज्यादा है, सेल्समैन की नॉलेज, ठीक है? मैं कुछ भी बोलूंगा आपको मान लेंगे। मैंने कोट बेच रहा हूँ ये वाला, मैं ये इटली का है, ब्लैक ज्यादा अच्छा है, आप मानोगे। वही ब्लैक आपको सेल्समैन दूसरा वाला ब्लैक बेच देगा। अब आप आइए फार्मा में, नॉलेज ज्यादा किसकी है, डॉक्टर की कि मेडिकल रैप की? वो 10 साल मेडिकल कॉलेज में रहा है। केमिस्ट की नॉलेज ज्यादा है कि बेचने वाले की, केमिस्ट की? उसको सब कुछ पता है। यहां पर आपको वो साइंस नहीं पढ़ानी, उसका दिल जीतना है। आपको बहुत सिंसियर रहना है, आपको बड़ा ऑनेस्ट रहना है। सर जवाब दे दिया आपने। मैनकाइंड हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड। आप समझिए इस बात को। मैं समझ गया सर। ये मार्केटिंग ना, आप फार्मा मार्केट किसी और मार्केटिंग से टोटली डिफरेंट है। करेक्ट। इसमें बायर ज्यादा बुद्धिमान है। और आपने एक बात जो कही ना, दिल जीतना है, बस यही इस बात का जवाब है। आपने दिल जीता है, मुझे मालूम है। तो जो छोटी कंपनियां होती हैं या जब साइज छोटा होता है तो उनकी ग्रोथ रेट बहुत तेज होती है। लेकिन अब आप एक ठीक ठाक साइज में लाया, ख्याल 4th लार्जेस्ट इन डोमेस्टिक है, तो ग्रोथ रेट फिर हमारा वही सवाल है कि अब भी वैसे ही चलेगी या अब थोड़ा सा एक सोबर हो जाएगी? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमने कोविड के टाइम पर 4 साल पहले मुंबई में नया ऑफिस खोला और एक एम से खोला कि हम शुरू से ही बॉटम अप रहे हैं। मतलब छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ गए और हमने एक टाइम पे रियलाइज किया कि जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मैनकाइंड की प्रेजेंस कम है। तो हमने बॉम्बे में ऑफिस खोला, बॉम्बे में स्पेशलाइज बंदे लेके आए जो क्रॉनिक सेगमेंट को बेचते हैं और हमने 18 नई डिविजन्स लॉन्च करी। 18 और सारी की सारी डिविजन्स किस तरह लॉन्च करी? क्रॉनिक साइड में। क्रॉनिक साइड का मतलब समझिए कि जैसे डायबिटोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, रेस्पिरेटरी है। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है 7 दिन दवाई खाई खत्म, लेकिन किसी को अगर हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, तो वो जिंदगी भर खाता है। ये सारी कंपनी हमने लॉन्च करी है इसकी। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है कि जब भी आप क्रॉनिक सेगमेंट की दवाई खाते हैं तो जिंदगी भर खाते हैं और जो नया पर्चा आता है उसमें ग्रोथ आती है। क्रॉनिक सेगमेंट के अंदर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, लंबे टाइम भी चलती है। और जो ये हमने 4 साल पहले 18 नई डिवीजन लॉन्च करी है और ये समझिए कि मैनकाइंड के पास 28 डिवीजन है। उन 28 में से ये 18 नहीं है। जो दिल्ली ऑफिस कंट्रोल करता है डिवीजन्स, वो ऑल इंडिया काम करती है। मुंबई ऑफिस करता है, वो भी ऑल इंडिया काम करती है। फर्क क्या है? इन दिल्ली ऑफिस के अंदर जितनी भी डिवीजन्स हैं उसमें 1500 लोग काम करते हैं। वो डीपेस्ट जाते हैं, छोटे से छोटे शहर में छोटे से छोटे डॉक्टर मिलते हैं। और जो मुंबई हेड ऑफिस की डिवीजन्स हैं वो सिर्फ मिलते हैं 20% टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को, सिर्फ क्रॉनिक सेगमेंट को बेचते हैं। अब जब नई डिवीजन्स होती हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अभी नया स्टार्ट हुआ है, 2 लाख की। नहीं, आपके पास तो सर फार्मूला है ना दिल जीतने वाला, क्या प्रॉब्लम है? 3.5 लाख रुपए की ग्रोथ इसमें है 30%, 25%, 40%। राइट। तो आप जब बोलते हैं आई विल नॉट टॉक अबाउट फ्यूचर, बट आप ये सोचिए बाय डिफॉल्ट हम बहुत ही एग्रेसिव हैं और हमेशा सोचते हैं लीडरशिप के लिए। आप किसी भी जगह देखिए, प्रिस्क्रिप्शन में मैनकाइंड नंबर 1 कंपनी है। हाँ, नहीं वो तो मुझे मालूम है सर, मैं बैकग्राउंड चेक करके बैठा हूं तभी तो मैं पूछ रहा हूं। यू नो द ट्रिक। आपको दिल जीतने का फार्मूला मालूम है, इसलिए मैंने कहा था, मेरे को जवाब दे दिया आपने। अच्छा ये बताइए कि जो चूंकि आपका डोमेस्टिक सेल्स काफी बहुत ज्यादा है, एक क्रिटिसिज्म है आपके आईपीओ का कि आपने कुछ छोड़ा नहीं इन्वेस्टर के लिए। बहुत मतलब एकदम फुल्ली प्राइस्ड या 10 पैसे उससे ऊपर ही लेके आए। क्यों? थोड़ा छोड़ना चाहिए ना लोगों के लिए। आप देखिए,
एक ये होता है कि आज मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसके लिए मैं अगले 3 साल की कीमत आपसे मांग रहा हूं कि नेक्स्ट 3 इयर्स की फॉरवर्ड पी मुझे चाहिए आज। एक होता है कि साहब मेरा प्रोडक्ट तो एकदम जबरदस्त है लेकिन मैं आपसे 10 पैसे कम ले रहा हूं, लेकिन आपके वाले में फुल्ली प्राइज्ड, मतलब निवेशकों के लिए सोचने का मौका नहीं है। अब मैं इसके बारे में आपको आंसर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम 120 दिन तक डिफरेंट जगह पर गए हैं, यूएस से लेके, सिंगापुर से लेके, और आप मुंबई देखिए, और आप हमारे फॉर एग्जांपल एंकर इन्वेस्टर देखिए, कनाडा पेंशन फंड है, जीआईसी है, ब्लैक रॉक है, गोल्डमैन सैक्स है, फिडेलिटी है, नुमेरा है, और आदिया है। डोमेस्टिक में देखिए एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सब बैंकर्स और ये एंकर इन्वेस्टर्स मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि ये इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। ये कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। हम कैसे मांग सकते हैं कोई चीज? जब तक कि बैंकर्स और इन्वेस्टर्स आपस में मिलकर बात करते हैं, उसके बाद ही होता है। और ये डिफरेंट वेंटेज पॉइंट है। आप देखिए क्या साइज है, क्या रैंकिंग है, हेल्थ केयर का, कंज्यूमर हेल्थ केयर भी है, डिफरेंट चीजें अंदर चल रही है जिसके बारे में आपको आने वाले टाइम में चलेगा पता। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग्स रियली हैपन। और आप फॉर एग्जांपल अगर 2000 जिस टाइम की कंपनीज, जिस ईयर की आप बात कर रहे हैं मैनकाइंड की, उस ईयर की बाकी कंपनीज भी देखिए, हमारे साथ की कंपनी, वो अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो है प्राइस टू अर्निंग 30 है, तो उनकी जो प्राइस टू अर्निंग बहुत सारी कंपनी है, किसी की 70 होगी, किसी की 60 होगी, किसी की 66 होगी। नहीं, मैं तो डोमेस्टिक से नहीं राजू जी, मैं तो डोमेस्टिक से कंपेयर करूंगा। 25 पे है, 21 पे है। हाँ जी, 25 और 21 भी है। अगर करंट प्लेयर को आप देखेंगे जिनका डोमेस्टिक, आ रही आवाज, आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ, तो करंट प्लेयर जो है, जो बहुत सारे आपके पेयर ग्रुप में आएंगे जिनका डोमेस्टिक बिल्कुल आपके जैसा ही प्रेजेंस है, वो 20, 21, 25 के पी में भी अवेलेबल है। हमारे माय पॉइंट इज नॉट, देख रहे हैं वो अलग कंपनियां हैं। आई एम नॉट सेइंग योर कंपनी इज नॉट गुड, प्लीज अंडरस्टैंड। भाई बिल्कुल ये कोई इंप्रेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, जैसा आपने कहा कि मर्चेंट बैंकर और ये बैंकर सब मिलके इन्होंने तय किया कि नहीं आपकी कंपनी की वैल्यू, फेयर एनफ, वो करते हैं, उनका काम है, उनको फीस इसी बात के लिए दी गई कि आप ठीक से इसको वैल्यू करें। लेकिन आप मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर प्राइसिंग और रिजनेबल होती ना तो मजा आ जाता। देखिए एंकर इन्वेस्टर तो सर अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में जितने आईपीओ आए सब में बहुत भर गए थे, तो वो दैट इज नॉट द पैरामीटर। आप भी जानते हैं कि वो एंकर इन्वेस्टर तो ले ही लेते हैं। खैर एनीवे, बढ़िया दिख रहा है। एक दूसरी चीज और आपसे समझना चाहता हूँ, अब इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन है, हम लोग अब जब लिस्टिंग होगी उसके दिन हम बात करेंगे। एक और आपका ये क्रिटिसिज्म है, लोग कहते हैं कि आपका बिजनेस फैमिली ओन्ड, फैमिली रन है ना, आपने प्रोफेशनल्स नहीं रखे। आप ये सोचिए कि 120 दिन से हम बाहर हैं, 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और कंपनी चल रही है ऑटोमेटिकली। बिना प्रोफेशनल के ये कंपनी चल सकती है? आप सोच के बताइए। नहीं, आप सोचिए इस बात को, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप, मैं किसी 200-500 लोगों की बात नहीं कर रहा आपसे, इतनी बड़ी कंपनी होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी आरएसपी में लिखी होती हैं, आप उसके बियॉन्ड कुछ बोल नहीं पाते। वो हमारा थोड़ा सा रेगुलेटरी बाइंडिंग्स होती हैं, बट आप खुद इस बात का असेसमेंट कीजिए। कुछ समय बाद ऐसा होगा ना राजीव जी, एआई के थ्रू, रोबो के थ्रू सब काम होगा और कम लोग हो जाएंगे, फिर रोबो मैनेज्ड कंपनियां होंगी, तो वो तो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ है आपकी कंपनी में। इस बात को मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि एक स्क्रैच से शुरू हुई कंपनी यहां तक पहुंची है और अभी तक की ग्रोथ रोबस्ट है। आगे कैसे होगी ये सब चीजें हम लोग लिस्टिंग के दिन हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप बहुत सारी चीजें बोल नहीं पा रहे होंगे ना, जरा लिस्टिंग के दिन हम लोग फिर और नंबर्स पर डिटेल चर्चा करेंगे। राजीव बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके एक अच्छे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये कंपनी है मैनकाइंड फार्मा और इसका आईपीओ आया हुआ है, अभी आज से लेकर के अगले 2 दिन तक खुला हुआ है, आपके पास अप्लाई करने का मौका है। 1026 से 1080 पर शेयर का प्राइस है इसका, और एक अगर आप लेते हैं लॉट साइज तो आपको उसके हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने 77 एंकर इन्वेस्टर लिया, और यू नेम द पीपल, सबने लिया, गोल्डमैन सैक्स ने, वो आरडीओ, सबने लिया है, तो पूरी 1300 करोड़ की बुक बहुत जल्दी भर गई है। देखते हैं कैसा ये मोमेंटम बनता है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और
निफ्टी 28 पॉइंट और बैंक निफ्टी 160 पॉइंट। वीरू के पास चलते। वीरू, क्या चल रहा है मार्केट में? नीरज जी, बैंक निफ्टी की लीडरशिप कल 2 बजे हमारी जब मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, इसी वक्त लीडरशिप बैंक निफ्टी के पास थी, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के पास। हालांकि नीरज जी, इसमें कोई राय नहीं है, अब एक्सपायरी नजदीक है, परसों एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग पे ज्यादा फोकस करिए, अच्छा पैसा बनेगा। हर सेक्टर से 2-3 स्टॉक्स आके डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो एफएमसीजी हो। लेकिन हाँ, लीडरशिप अभी भी नीरज जी बैंक निफ्टी और एसबीआई के हाथ में रहेगी। ओके, तो अगले 40 सेकंड का जो हम ब्रेक लेंगे उसका आपका होमवर्क यही है कि जो आपने स्टॉक स्पेसिफिक ना 3-4 बढ़िया से आइडिया निकालिए, और ब्रेक के बाद फिर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वो क्या बेहतरीन ट्रेड हो सकते हैं अदर देन एसबीआई छोड़ के। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वीरू अपनी स्ट्रेटजीज के साथ तैयार होंगे। हर्ष और अनुज भी जुड़ेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक।